बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा मौजू है मीर तकी मीर हयात और शायरी एक मुताला। तालबात ये किताब ख्वाजा अहमद फारूकी ने तहरीर की। ख्वाजा अहमद फारूकी उर्दू अदब का एक अहम सतून है। अदब के बहुत से रास्ते उनकी ज़ात पर आकर मिल जाते हैं। तहकीक हो, तनकीद हो, खाका निगारी हो, सभी में अपनी मिसाल आप थे। आपकी शख्सियत में ख़ानदानी शराफत, बुज़ुर्गों से अकीदत, तवाज़ो इनकिसारी, खुददारी, खुशसलीक़ी, नरम रवि जैसी सिफ़ात शामिल थीं। आप शोबा उर्दू दिल्ली यूनिवर्सिटी के अव्वलीन मेमारों में से थे। आपका असल मैदान अंग्रेज़ी अदब था, लेकिन अमली तौर पर उर्दू अदब की खिदमत की। आपने बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक से बहुत मुतासर थे। आपको ज़िंदगी के हर मोड़ पर उर्दू ज़बान व अदब के पुरआशोब दौर का एहसास रहा। आप मुनफरिद असलूब के हामिल थे। इस हवाले से लिखते हैं, तसनीफ़ व तालीफ़ के सिलसिले में जहाँ एक तरफ तसलसल ख़याल, महवियत और मौजू का दिलो दिमाग पर हावी होना अज़बज़ ज़रूरी है, तो दूसरी तरफ सफ़ाए करतास पर आने के बाद उसकी तराश खराश और आराइश व इस्लाह भी खासा दुश्वार मरहला है। ख्वाजा साहब के यहाँ भी बिल्कुल यही मामला है। उनका तायरे फ़िक्र व तख़य्युल खूब से खूब तर की तलाश में माइल बेपरवाज रहता है। ख्वाजा साहब ने बहुत सी किताबें लिखी, जिनमें से चंद दर्ज झैल हैं। क्लासिकी अदब, शौक़ व जुस्तजू, याद नामेहरबां, यादनामा और ज़ेर नज़र मौजू मीर तकी मीर हयात और शायरी। मीर तकी मीर हयात और शायरी। तालबात आप जानती हैं कि मीर एक ऐसी नाबगाए रोज़गार शख्सियत हैं कि जिनकी ज़हनी व फ़िक्री वारदात की बाज़याफ्त के लिए शेर व अदब से लगाव रखने वाले मुसन्निफ़ीन व मुहक्किकीन ने बेशुमार काविशें की हैं और हर दौर में उनकी ज़ात को अदबा ने अपना मौज़ूए सुखन बनाया है, ताकि इनके शेरी सरमाए से मुस्तफ़ीद होकर हर ज़माने में कसरे शायरी तामीर किया जाए। ऐसी ही एक काविश ख्वाजा अहमद फारूकी ने भी की है और मीर तकी मीर हयात और शायरी जैसी किताब लिखकर क़ारीन अदब को मीर तकी मीर की शख्सियतों शायरी के मख्फी पहलुओं से आगाह करके उसे उर्दू अदब के लिए सरमाया इफ्तिखार बना दिया है, क्योंकि रेख्ता खूब ही कहता है जो इंसाफ करो, चाहिए अहले सुखन मीर को उस्ताद करें। मीर की उस्तादी का बहुत से बड़े बड़े शोरा ने इतराफ़ किया है। मीर तकी मीर हयात और शायरी। ख्वाजा अहमद फारूकी के मुख्तसर मकाले की एक तरक्की याफ्ता और मुफस्सल शक्ल है, जो उन्हीं के हाथों पाया तकमील को पहुंची और इस किताब को सबसे पहले अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद ने अलीगढ़ से जुलाई 1954 में शाया किया। सफ़हात की कुल तादाद 432 है, जिनमें सफ़ा नंबर 4 पर मुसन्नफ़ की दूसरी तसानीफ़ के नामो अशायत बितफ़सील दर्ज हैं और सफ़ा 7 से फ़हरिस्त मज़ामीन शुरू होती है, जो सफ़ा नंबर 10 पर ख़त्म होती है। सफ़ा नंबर 11 पर यूं कलमात दर्ज हैं, बेइज़्ज़ो कबूल निगाह, क़िबला दीदा दिल, हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मज़ल्लहुम, वज़ीर मुआरफ़े जमहूरिया हिंद। यानी इस तरह से उन्होंने इंतसाब किया है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम, लेकिन इस तरह से उन्होंने उनके नाम इंतसाब किया है कि महसूस नहीं होता कि ये वैसे ही तहरीर लिखी गई है, क्योंकि इंतसाब का कोई लफ्ज़ इनके लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। इससे अंदाज़ा नहीं होता कि ये इंतसाब है या कुछ और। दिबाचा और मुकदमा के बाद पहला हिस्सा बाब अव्वल हयात मीर का आगाज़ सफ़ा नंबर 51 से होता है, जिसमें मीर का शजरा नज़्म और बचपन से लेकर बुढ़ापे तक के हालात इस तरह दर्ज किए गए हैं
कि पढ़कर एहसास होता है कि ये किताब सिर्फ मीर के दिल और दिल्ली के नोहे पर मुश्तमिल नहीं, बल्कि हिंदुस्तान और सल्तनत मुगलिया की फ़गाम भी है। दूसरे हिस्से में सफ़ा 287 से मीर की सीरत और बुनियादी सफ़ात पर सैर हासिल बहस शुरू होती है और मीर तकी मीर की शख्सियत को उनके अशार के आईने में रखकर परखा और तोला गया है। सफ़ा नंबर 419 से मसनवियात मीर पर बहस का आगाज़ होता है। किताब का तीसरा हिस्सा तसानीफ़ नसर के लिए वक्फ है, जिसमें फैज़ मीर, नकातुश्शोरा जो तज़किरा था दरियाए इश्क और मीर की खुद नविश्त सवाने उमरी, ज़िक्र मीर से इक़्तिबासात और उन पर मुसन्निफ़ का तबसरा शामिल है। सफ़ा 591 से ज़मीमा जात शुरू होते हैं और किताब के आखिर में सफ़ा 620 पर माखज़ दिए गए हैं। यूं ये किताब 3 हिस्सों में तकसीम की गई है, जो कि ख्वाजा अहमद फारूकी की अदब से मोहब्बत और लगाव का मुंह बोलता सबूत है। मीर तकी मीर हयात और शायरी ख्वाजा अहमद फारूकी की ऐसी काविश है जिसको बजा तौर पर उर्दू अदब में एक अहम इजाफा कहा जा सकता है। इस किताब में मुसन्नफ़ ने उर्दू अदब के माया नाज शायर, तज़किरा निगार और सवाने निगार मीर तकी मीर की शायरी, हालात ज़िंदगी और दूसरों के इसके बारे में नज़रियात के भरपूर मताले के बाद इसके फ़न की बारीकियों पर सैर हासिल बहस की है कि सिर्फ मीर तकी मीर की शायरी को ही दर्ज नहीं किया, बल्कि उसके फ़न की बारीकियों पर भी तनकीद की है। साथ ही साथ मीर की हालात ज़िंदगी और मुल्क में सियासी और समाजी इंतशार के तनाजुर में उसके नफ्सियाती उलझाव की गुत्थियां सुलझाने की कोशिश की है। मीर खुद अपने बारे में फरमाते हैं, मीर की तेजी क्या सुलझेगी हरफो सुखन में गुंजलत है। मीर की तेजी क्या सुलझेगी हरफो सुखन में गुंजलत है। कोई भी अकल उलझ पड़े है ना से ऐसे दीवाने से। डॉक्टर फरमान फतेहपुरी मीर के बारे में लिखते हैं, मौजू मवाद और तर्ज सुखन मीर की शायरी का तुर्राए इम्तियाज है और इन्हीं की बदौलत इन्हें अपने अहद से लेकर आज तक गैर मामूली मकबूलियत हासिल रही है। सभी ने दिल खोल कर इनके कलाम की दाद दी है और इन्हें एहतराम व तकरीम की नज़र से देखा है। इंशा के इस गदाए मुतकब्बर और अपने खुद की नज़र में सल्तनत शेर व अदब की इस बादशाह की ज़िंदगी के मुख्तलिफ गोशों में छुपी खूबियों और खामियों का नहायत यरफ बीनी से मताला करने के बाद मीर की शख्सियत के तमाम पहलुओं को मुसन्नफ़ ने इस तरह हमारे सामने पेश कर दिया है कि इसके ज़रिए मुग़ल हिंदुस्तान की मुआशी, इखलाकी और समाजी अबतरी के दौर में आम आदमी के मसाइल को समझने में मदद मिलती है। यानी एक तरफ तो हम मीर की सवाने को देख रहे हैं, मीर की शायरी को देख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारे सामने उस दौर की पूरी तारीख रोशन हो जाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि मुसलमान ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे थे, उनके हालात बहुत ख़राब थे। ग़ुलामी की ज़िंदगी में क्या हालात हो सकते हैं, मुसलमान समाजी अबतरी का शिकार थे और ख़ुद मीर की ज़िंदगी गुर्बत और तंगदस्ती में बसर हुई। तो मीर के पैराए में, मीर के आईने में हम उस दौर की पूरी तारीख को देखते हैं। बकौल वक़ार अज़ीम, मीर की शायरी उनकी शख्सियत और ज़िंदगी की तर्जुमान है। इसमें वो एहसासात भी हैं जो उनके ज़ाती हवादिस व मसाइब का नतीजा हैं, और वो भी जो इज्तमाई हवादिस के ताबे हैं। मीर अपने ज़माने की रूह के कामयाब तर्जुमान हैं। डॉक्टर ख्वाजा अहमद फारूकी ने मीर की ज़िंदगी और फ़न के बिखरे औराक को मीर तकी मीर हयात और शायरी में इस तरह मरबूत कर दिया है कि अदब के क़ारीन और मुस्तक़बिल के मुहक़्क़ीन के लिए ये किताब एक नेमत गैर मुतरक्कबा से कम नहीं। इसकी मदद से ना सिर्फ वो मीर की शख्सियत और फ़न को समझ सकते हैं, बल्कि सल्तनत मुग़लिया के ज़वाल के असबाब
اور بیرونی حملہ آوروں کی کامیابیوں کی وجوہات بھی کھل کر سامنے آتی ہیں۔ یعنی اس زمانے میں جو معاشرے کے حالات تھے وہ بھی ہمیں میر کی شاعری کے ساتھ ساتھ ہم پر واضح ہوتے ہیں۔ دیباچے میں مذکورہ کتاب کی اشاعت کی وجوہات بیان کرتے ہوئے مصنف لکھتا ہے کہ میر تقی میر ادبی ارتقاء کی مضبوط کڑی ہیں۔ انہوں نے صرف اپنے زمانے کے ادب پر ہی نقش نہیں چھوڑا بلکہ مستقبل کی گزرگاہوں کو بھی روشن کر دیا ہے۔ اس خیال کو ڈاکٹر سید عبداللہ نقد میر میں کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ میر نے جو شاعری دنیا کے سامنے پیش کی ہے اس میں عظمت بھی ہے اور حسن بھی۔ ان کی شاعری میں ان کی انفرادیت کے گہرے نقوش موجود ہیں، ان کے موضوعات میں بھی اور ان کے اسلوب میں بھی۔ اس انفرادیت کو دنیا میر کے مخصوص رنگ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ میر جیسی نابغہ روزگار ہستی کے متعلق جاننے کے لیے کوئی ایسی محققانہ کتاب سامنے نہ آئی تھی جس میں ان کی زندگی کے بکھرے اوراق کو اکٹھا کیا گیا ہو، یا میر کی اپنی عزت نفس اور وقار کے حوالے سے حساسیت کو تکبر، خودسری اور خود پسندی کا نام دینے والوں کے خلاف میر کا دفاع کیا گیا ہو۔ لہٰذا اس کتاب میں میر کے بچپن سے لے کر بڑھاپے تک کے واقعات کو ہمدردانہ نقطۂ نظر سے دیکھتے ہوئے ان کی زندگی میں ناکامیوں کی وجوہات کو تلاش کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور ان کے نفسیاتی الجھاؤ کے سمندر کی تہہ میں اتر کر میر کے جنون کے اسباب تلاش کیے گئے ہیں۔ وقار عظیم لکھتے ہیں، غم و الم کے اس عالم میں میر بے حوصلہ نظر نہیں آتے۔ وہ سپاہیانہ دمخم رکھتے ہیں، فوجی ساز و سامان کے استعاروں میں مطلب ادا کر کے زندگی کا ایسا احساس دلاتے ہیں جس میں بزدلی بہرحال عیب ہے۔ میر تقی میر حیات اور شاعری میں میر کی شخصیت کا جو خاکہ ہمارے ذہنوں میں ابھرتا ہے وہ ایک ایسے محتاط شخص کا ہے جو زوال پذیر تہذیب کی اخلاقی، معاشی اور معاشرتی ابتریوں میں اپنے دامن کو سمیٹ کر رکھتا ہے اور ایسے قدم کو پھونک پھونک کر رکھتا ہے کہ کسی قسم کے ابتذال اور رذالت کا کوئی داغ اسے آلودہ نہ کرتے۔ میر تقی میر حیات اور شاعری کے صفحہ نمبر 35 پر صاحب سیر المتاخرین اور تاریخ فرخ بخش میں نواب آصف الدولہ والی لکھنؤ کو لہو و لعب کی طرف مائل کیا گیا ہے، جبکہ مولوی ذکاء اللہ صاحب تاریخ ہند کی رائے میں اوباش اور شراب خور تھا۔ یعنی جو والی ہند تھا نواب آصف الدولہ وہ اوباش قسم کا انسان تھا جیسے کہ کہا جاتا ہے، اور عوام چونکہ اپنے حکمرانوں کے دین پر ہوتے ہیں تو اس دور میں فحاشی اور لچرپن اور فسق و فجور کا رواج تھا۔ مگر لہو و لعب کے اس دور میں بھی میر نے دلی کی یادوں سے بے وفائی نہیں کی اور دہلوی تہذیب کی شرافت، عزت نفس، وقار اور خودداری کو زندہ رکھا۔ دہلوی مزاج کی داخلیت، جذباتیت اور اندرون بینی کو شیوائے مزاج و گفتار بنائے رکھا۔ بقول ڈاکٹر جمیل جالبی، میر نے اپنے دور کی اجتماعی روح کے کرب کو اپنی تخلیقی روح میں جذب کر کے اس پہاڑ جیسے المیے کو اپنی شاعری میں سمو دیا۔ خواجہ احمد فاروقی میر کو اپنے دور کے ادبی ماحول کے پروردہ نہیں بلکہ پروردگار قرار دیتے ہیں کہ وہ وہاں کے اپنے ادبی ماحول کے پالے ہوئے نہیں بلکہ اس ماحول کو پالنے والے ہیں۔ ان کے خیال میں میر قافیہ پیمائی، لفظی اشواگری یا تلاشی لفظ کے لیے سرگرداں نہیں بلکہ انہوں نے غزل کو ایک نیا مزاج دیا اور تہذیب رسم عاشقی کو زندہ کیا۔ ان کی غزل کی چاہت، اس کا اختصار، اس کی نغمگی اور اس کے بے پایاں رمزیت پورے طور پر جلوہ گر ہے، کیونکہ بقول میر مستند ہے میرا فرمایا ہوا، سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا۔ خواجہ احمد فاروقی میر کے حوالے سے لکھتے ہیں، میر نے جو انقلابات دیکھے تھے اور جو تکلیفیں زمانے کے ہاتھوں سے اٹھائی تھیں ان کا اثر صاف ان کے کلام میں نظر آتا ہے۔
मीर की सहरकार आवाज़ अलग पहचानी जाती है। उन्होंने अपनी मासूमियत और सपुर्दगी से तगज़्ज़ुल में मियारी शान पैदा कर दी। यही वजह है कि दाखिली और कल्बी वारदात की गम अंगेज़ी में मीर का कोई हमसर पैदा नहीं हो सका। और अनवर सदीद लिखते हैं, मीर बेहद नाज़ुक तबा और गयूर थे। अपनी बेकसी और पामाली पर गिरियां रहते थे। चुनाचे बददमाग और मर्दमखेज़ बेजार मशहूर हो गए। इस दौर के इंतशार और बदनज़मी ने मीर को मुतासर किया और एक दायमी गम उनके दिल पर मोहित हो गया। मीर की शायरी उनकी दाखिली वारदात और इस परेशान हाल दौर की समाजी सूरत का आईना है। तकी मीर तमाम उम्र दिल और दिल्ली के मरसिए लिखते रहे, क्योंकि वो बेयक वक्त गमे जाना और गमे दौरा से दो चार रहे, और ये गम उनकी रगों में सुरैत करके शायराना नोहा बन गया। इसलिए तो उनके नोहों और मरसियों को पढ़ते पढ़ते कारी खुद भी मीर का शरीके गम हो जाता है। डॉक्टर मोहम्मद सादक के बकौल के मीर की गज़ल गोई में गमे यार और गमे रोज़गार का नहायत दिलपजीर और दिल आवेज इम्तजाज नजर आता है। मीर तकी मीर के अंदर अंदोनाक मरासी जो गमे जाना और गमे दौरा से मुज़य्यन है को पढ़कर अमूमन मीर की शख्सियत में गर्मजोशी और शगुफ्तगी का पहलू दब जाता है। इस सूरत में वो कारी को एक नफरत वाला नहायत सड़ियल मजाज और तुंद बेमार आशिक ही नजर आता है। ऐसा खुद पसंद और मुतकब्बर जिसके पास कोई पल भर बैठना गवारा ना करे। मगर मज़कूरा किताब के मुसन्नफ़ की शरफ निगाही से मीर की शख्सियत का शगुफ्तगी और गर्मजोशी का पहलू भी छुपा ना रह सका, क्योंकि बकौल मुसन्नफ़ तज़किरा निकात-उश-शोरा के देखने से मालूम होता है कि गर्मजोशी और शगुफ्तगी उनके यहाँ एक कदर की हैसियत रखती है। कि मीर तकी मीर ने निकात-उश-शोरा के नाम से जो दूसरे शोरा का तज़किरा मुरत्तब किया है, उसको देखने से मालूम होता है कि मीर नहायत गर्मजोश और शगुफ्ता मिजाज इंसान थे, क्योंकि उन्होंने दूसरे शोरा के बारे में बड़ी मुस्बत राय का इजहार किया है। गोया मीर की शख्सियत जो गम, गुरूर और गैरत की चादर तले छुपी रही, मुसन्निफ ने उसके अंदर छुपे मसरत व इंबसात, बाहमी हंसी और दिल लगी के जुगनों की तरफ भी तवज्जो दिलाई है कि मीर महज यासियात के ही इमाम न थे, बल्कि जिंदगी, खुशियाँ और रंगीनियाँ भी उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जे करती थीं। बकौल जमील जा मीर का गम मुस्बत और हयात अफरोज है। वो यासियत के शायर नहीं हैं, बल्कि उनकी शायरी जिंदगी के गमों में ऐसा साथी है जो हमें नया एतमाद बहाल करके ऐसा हौसला देता है कि हम जिंदगी से प्यार करने लगते हैं। मीर के तमाम दवावैन में ज़राफ़त व खुशतबी से मुतल्लिक़ भी अशार मिलते हैं। लुत्फ़ मुझ में भी हैं हज़ारों मीर, दीदनी हूँ जो सोच कर देखो। कोई भी तहकीक हरफ़े आखिर नहीं होती। यही वजह है कि हर तहरीर जहाँ अपने अंदर गिरां कदर महासन रखती है, वहाँ चंद मुआयब भी होते हैं। बिल्कुल इस तरह ये किताब भी खूबियों के साथ साथ जा बिजा तिश्नगी का एहसास भी दिलाती है। मसलन जो अशार के हवाला जात दिए गए हैं, उनके बारे में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया कि किस दीवान से अखज़ किए गए हैं, जिसकी वजह से इनकी सेहत मशकूक हो सकती है। अगर किताबत की गलती की बिना पर भी कोई शेर परखना चाहें तो ये एक मुश्किल अमर होगा, क्योंकि एक शेर की तस्दीक के लिए तमाम के तमाम कुलियात और सब दिवावैन को छानना पड़ेगा। मसलन सफ़ा नंबर 47 पर जो शेर दर्ज है, मुझको शायर न कहो मीर के साहिब मैंने, दर्दो गम कितने किए जमा सो दीवान किया। दीवाने मीर में मेराज नैयर साहब ने ये शेर इस तरह भी दर्ज किया है, मुझको शायर न कहो मीर के साहिब मैंने, दर्दो गम कितने किए जमा तो दीवान किया। इसी तरह सफ़ा नंबर 47 और 293 पर एक शेर का मिसरा इस तरह नकल है, मिलने वालों फिर मिलिएगा वो आलमे दीगर में,
यहाँ लफ्ज वालों की जगह वालों होना चाहिए था। अब ये फैसला करना मुश्किल है कि ये किताबत की गलती है या मीर ने इस लफ्ज को ऐसे ही इस्तेमाल किया है, क्योंकि कदीम उर्दू अमला में गुन्ना इस्तेमाल होता था। बतौर मिसाल वली तकनी का ये शेर कि तेरे लबे याकूत ऊपर खत खफी देख, खत्तात जहां नस्ब किया खत जली को। सफ़ा 231 पर दो अशार पर मुश्तमिल कता है। ए बुतो इस कदर जफा हम पर, आकबत बंदाए खुदा है हम। कोई ख्वाहा नहीं हमारा मीर, गोया जिनसे नारवा हैं हम। पहले मिसरे में ए बुतों के बाद नदाया नहीं है। इस तरह कई जगह पर रमूज़ो औकाफ की वजह से एक तशनगी व कमी का एहसास होता है। अगर रमूज़ो औकाफ पर मुनासिब तवज्जो दी जाती तो किताब पढ़ने में आसानी होती। सफ़ा 389 पर यह शेर यूं दर्ज है, जिंदगी अपनी हबाब की सी है, ये नमाए शराब की सी है। जबकि कुलियात मीर में इस तरह भी है कि हस्ती अपनी, यानी जिंदगी की जगह हस्ती का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नमाए शराब की सी है। 319 पर शेर, इश्क बुरे ही ख्याल पड़ा है, चैन गया आराम गया, दिल का जाना ठहर गया है, सुबह गया या शाम गया। मीर के सफ़ा 535 के मुताबिक दुरुस्त शेर इस तरह है, इश्क हमारा ख्याल पड़ा है, ख्वाब गया आराम गया, जी का जाना ठहर रहा है, सुबह गया या शाम गया। दोनों अशार को पढ़कर अंदाजा होता है कि लफ्जों का इख्तलाफ किस कदर है। इस तरह मज़कूरा किताब के सफ़ा नंबर 282 पर बंदर इब्ने राकिब बंदरा बिन राकिम का नमूना कलाम दिया गया है, लेकिन ऊपर नमूना कलाम का उन्वान नहीं है, जिससे ये सोचना पड़ता है कि ये नमूना कलाम मीर का है या बंदरा बिन राकिम का। मजीद बरआं बहुत से अशार जो बतौर हवाला दिए गए हैं, उनका इख्तलाफ किताब के अंदर ही मौजूद है। मिसाल के तौर पर यह अशार सफ़ा नंबर 384 पर इस तरह देखिए कि खिलना कम कम कली ने सीखा है, उसकी आंखों की नीम ख्वाबी से। और 385 पर इस शेर को इस तरह से दर्ज कर दिया गया है, खिलना कम कम कली ने सीखा है, तेरी आंखों की नीम ख्वाबी से। बहुत से अशार जो दूसरी कुतब में मौजूद हैं, ये ज़बान ज़द आम हैं। इनमें और मज़कूरा किताब में दर्ज अशार में इख्तलाफ पाया जाता है। एक और दिक्कत जो इस किताब के मुताले से कारी को महसूस होती है, वो ये कि हवाला जात के तौर पर जो फ़ारसी इक़्तबासात दिए गए हैं, उनका तर्जुमा साथ नहीं दिया गया। अगर तर्जुमा साथ दे दिया जाता तो मुसन्निफ़ के नुक्ता नज़र को समझने में ज़्यादा सहूलत होती और किताब की अहमियत कई गुना बढ़ जाती। अलबत्ता मुसन्निफ़ की अशार या मीर के बारे में जो आ रहा है, इनमें इख्तलाफ नहीं है, जिससे किताब की कदर व कीमत दो चंद हो जाती है। इन नकाइस के अलावा देखा जाए तो ये किताब बहुत से मुहासिन से मुज़य्यन है। किताब की सबसे बड़ी खूबी ये है कि बुनियादी माखज़ की तफसील आखिर में मौजूद है। 250 से ज़ायद कुतब की खोशाचीनी करके मीर तकी मीर हयात और शायरी तरतीब देना डॉक्टर साहब की अदब से मोहब्बत और लगाव का मुंह बोलता सबूत है। किताब की एक अहम खूबी जो है वो हवाशी हैं, जिसमें हवाला जाती कुतब, मतबा और सफ़ाहात के नंबर दर्ज करके कारी के लिए आसानी पैदा की गई है। मीर तकी मीर हयात और शायरी उर्दू अदब में मीर तकी मीर के हवाले से एक गिरां कदर अजाफा है, क्योंकि इसमें ख्वाजा अहमद फारूकी ने मीर की शख्सियत व फ़न के बयान को नहायत अरकेज़ी से पेश किया है कि कारी मीर को समझने के लिए दर बदर की ठोकरों और दीगर कुतब की दीदारेज़ी से बचकर
اس کتاب کے ذریعے میر کی ذات کے مخفی کنوں تک کا سفر کر لیتا ہے۔ گویا یہ کتاب میر کی شخصیت و فن سے آشنائی اور ان کے زمانے سے شناسائی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ یوں یہ کتاب مصنف خواجہ احمد فاروقی کی تحقیقی ریاضت کا منہ بولتا ثبوت ہے، جو میر تقی میر کی حیات و شاعری کے مختلف پہلوؤں کو منکشف کرنے میں انتہائی معاون و مددگار ہے۔ طالبات، یہ حوالہ جات ہیں اس کتاب کے تنقیدی جائزے میں جن کتب سے مدد لی گئی ہے۔ ان میں فرمان فتح پوری کی کتاب ہے، وقار عظیم سید کی کتاب ہے، عبداللہ سید عبداللہ کی کتابیں ہیں، سید وقار عظیم کی کتاب جو تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و ہند ترتیب دی گئی تھی، جمیل جالبی کی تاریخ اردو جلد اوم سے استفادہ کیا گیا، خواجہ احمد فاروقی کی میر تقی میر حیات اور شاعری سے کچھ اقتباسات، ڈاکٹر انور سدید کی اردو ادب کی مختصر تاریخ سے حوالہ لیا گیا ہے، خواجہ احمد فاروقی، پھر ڈاکٹر جمیل جالبی، مراج نیر صاحب نے جو دیوان میر مرتب کیا وہاں سے اشعار لیے گئے ہیں۔ دوسری بھی کئی کتابوں سے مدد لے کر یہ تنقیدی جائزہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ میر تقی میر حیات اور شاعری کے بارے میں اور زیادہ تفصیل سے جاننے کے لیے آپ یہ دیا ہوا لنک کاپی کریں اور میر تقی میر حیات اور شاعری اور خواجہ احمد فاروقی کی دوسری کتب جو انہوں نے تحریر کی ہے ان کے بارے میں جاننے کے لیے آپ اس دیے گئے لنک کو کاپی کریں اور اس کو اوپن کریں اور اس کے متعلق جو سوالات آپ کے لیے پیدا ہوں وہ آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔